शेयर मार्केट में हॉस्पिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा परफॉर्म भी की है और सबसे ज़्यादा रिटर्न भी दी है। पर हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो हमेशा रिसेशन प्रूफ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग हॉस्पिटल जाना बंद नहीं कर सकते और दवाइयाँ लेना बंद नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमेशा रिसेशन प्रूफ रहा है। तो एक ऐसी ही कंपनी है जिसको मैं काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ। तो वो कंपनी जो है वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पे में पूरा वर्क करती है और उनका जो मेजर बिजनेस है जो ऑन्को से ही आता है। तो कम ऑन्को में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हर हॉस्पिटल जो है वो चाहती है कि ऑन्को से ही मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए और प्रॉफिट आए, क्योंकि ऑन्को में जो होता है वो कस्टमर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अगर एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो पेशेंट वापस नहीं आता है, पर ऑन्को डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक बार अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया तो उस आदमी को बार बार आना पड़ता है कि ताकि स्क्रीनिंग के लिए, ताकि वो कैंसर फिर ना आ जाए। तो इसलिए ये हमेशा कस्टमर रिटेंशन यहाँ सबसे ज़्यादा रहा है। तो और यहाँ पे पैसे भी कंपनियों के सबसे ज़्यादा बने हैं। इसलिए मैं एक कंपनी को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ जो ऑन्को डिपार्टमेंट में ही वर्क करता है। तो इसमें कुछ अच्छा हो रहा है तो इसको एक बार हमें देखना चाहिए। तो अभी हम इसको चार्ट में देखेंगे। ये कंपनी है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मार्केट कैप 8,500 करोड़ है। करंट प्राइस जो है 573 है और स्टॉक पे जो है वो 314 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी के पास डेब्ट भी है 170 करोड़ के आसपास। इनके हम बैलेंस शीट में डेब्ट को एक बार देखेंगे कि वो किस तरीके से इनका डेब्ट है। और कैश जो है वो 200 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 24% डाउन है। तो अभी ये काफ़ी ओवर वैल्यूड भी है। और इस समय क्या है कि मार्केट भी डाउन है, तो अगर ये और गिरता है तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस शेयर में पैसे लगाने के लिए। तो अभी हम इस पे थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, या हम एक बार और इसको देख लेते हैं इनके बैलेंस शीट को। हाँ, तो ये कंपनी का बोरोविंग है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है वो 600 करोड़ के आसपास है और शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो है वो 290 करोड़ के आसपास है। पर लीज लाइबिलिटी जो है वो 850 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी लीज लाइबिलिटी जो होती है, जैसे मान लीजिए कंपनी जो भी हॉस्पिटल रेंट पे ले रही है, या तो वो जितने साल के लिए रेंट पे ले रही है, तो जितने साल उसको पे करना है, जैसे 5 साल पे करना है उस हॉस्पिटल के लिए रेंट के लिए, तो वो पूरे 5 साल को ऐड कर करके उसको डेब्ट में काउंट किया जाता है। तो इस वजह से ये थोड़ा डेब्ट आपको लीज लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। पर कंपनी जिस तरीके से ग्रो करेगी, इसकी लीज लाइबिलिटी भी उस हिसाब से कम भी होगी और कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी कम होंगे। तो इसे हमें देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से अपने बोरोविंग को कम करती है। और कंपनी का कैश भी हर साल बढ़ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी जो 2025 में 317 करोड़ है और इससे पहले जो था वो 285 करोड़ के आसपास था। तो ये हर साल कंपनी अपने ऑपरेटिंग को बढ़ा रही है। तो एक चीज़ हमें समझना होगा कि कंपनी, अगर कोई भी कंपनी है, अगर प्रॉफिट अपना बढ़ा रही है और कैश अगर कैश उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे रही है या कंपनी के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। पर यहाँ कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, जो कैश है, वो हर साल इंक्रीज कर रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अभी 64% के आसपास है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी में DII जो है अपनी होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और कंपनी का
प्रॉफिट जो है क्वार्टर फोर्थ का जो रिजल्ट है वो जल्द ही आ जाएगा, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। कंपनी द हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज ये हॉस्पिटल सेक्टर में ऑपरेट करती है। कंपनी के दो मेजर सर्विस है। पहला वो ऑन्कोलॉजी में हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करती है, दूसरा आईवीएफ में अपना हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करती है। जो ऑन्कोलॉजी में है वो एससीजी ब्रांड के नाम से वो कंपनी अपना कैंसर हॉस्पिटल ऑपरेट करती है, और मिलेनियन के नाम से वो अपना आईवीएफ सेंटर ऑपरेट करती है। तो कंपनी मिलेनियन सेंटर के नाम से जो ऑपरेट कर रही है उसमें 5 सेंटर जो है वो बेंगलोर में है, 1 सेंटर चंडीगढ़ में है, और कैंसर हॉस्पिटल जो है वो 22 कैंसर हॉस्पिटल है ऑल ओवर इंडिया में। पर एक हॉस्पिटल सेंटर वो कंट्री के बाहर है, वो ईस्ट अफ्रीका में है, जो कि केन्या कंट्री में है, वहाँ ऑपरेट करती है कंपनी। तो कंपनी के टोटल बेड कैपेसिटी है वो 2600 बेड कैपेसिटी है, और कंपनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी ऑपरेट करती है। वो 4 हॉस्पिटल है जो ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करती है। कंपनी के जो मेजर रेवेन्यू आ रहे हैं वो कीमो सेशन से आ रहे हैं, और आईपीडी और ओपीडी और रेडियोथेरेपी से आ रहे हैं। तो कंपनी के जो कीमो सेशन है वो 43% कीमो सेशन से आ रहे हैं, और आईपीडी से 23% और ओपीडी से 18% और रेडियोथेरेपी से 16% आ रहे हैं। कंपनी के ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट जो है 70% है, और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो है वो 44,355 है। और कंपनी के जो ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में ऑपरेट करती हैं, और ईस्ट इंडिया में भी ऑपरेट करती हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी, और अफ्रीका में भी, जैसे मैंने बताया था वो केन्या में ऑपरेट करती हैं। तो कंपनी के कुछ मेजर एक्विजिशन भी हुए हैं, उसमें से एक एक्विजिशन नागपुर में हुआ है, 2 एक्विजिशन इंदौर में हुआ है, और 3 एक्विजिशन भी इंदौर में हुआ है। ये तीनों हॉस्पिटल जो हैं वो ये जितने भी हॉस्पिटल है वो जो ज़्यादातर है वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ही है। कंपनी के कैपेक्स भी हुए हैं वो 15,000 करोड़ जो कैपेक्स हुए हैं वो बेंगलोर में हुए हैं। उनके 2 मेजर कैपेक्स हो रहे हैं जो कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है हॉस्पिटल को ऑपरेट करने के लिए, और वो भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। और ये कंपनी का इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेशन है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। एक बार कंपनी के बारे में जान लेते हैं, इनके इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या कह रहे हैं। तो कंपनी पूरे पैन इंडिया में कैंसर हॉस्पिटल ऑपरेट करती है, 90 सिटीज़ में, 10 स्टेट में, और 25 हॉस्पिटल्स हैं जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में ऑपरेट करती हैं। और कंपनी के पास 28 लिनेक मेडिकल डिवाइसेस है जो कि रेडियोथेरेपी में यूज़ होती है, जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है। तो कंपनी के पास 98 ऑपरेशन थिएटर है और 2500 बेड कैपेसिटीज़ है। और कंपनी का 9 मंथ FY26 में कंपनी 3% ईयर ऑन ईयर अपना एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट इंक्रीज़ किया है। अपना वॉल्यूम भी 30% से ग्रो किया है, रेवेन्यू भी 16% से ग्रो किया है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑन ईयर। एंड कंपनी का इब्टा 20% से ग्रो किया है हर साल, और इब्टा मार्जिन 18.3 है। और कंपनी की हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। कंपनी के की क्लस्टर साउथ क्लस्टर है, वेस्ट क्लस्टर है और ईस्ट क्लस्टर है। तो साउथ क्लस्टर हम उन्हें कह रहे हैं जो कि कंपनी अपने साउथ इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स चेन चला रहे हैं वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है हम उन्हें साउथ क्लस्टर कह रहे हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 39%
रेवेन्यू आता है और उसमें 9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रो किया है। और कंपनी यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रही है। कंपनी अपना ज़्यादातर रेवेन्यू बेंगलोर एंड वाइजैक और आंध्र प्रदेश से ऑपरेट करती है। और कंपनी का कहना है कि वो साउथ क्लस्टर में अपने रेवेन्यू को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कंपनी का 2 मेजर कैपेक्स हो रहा है, वो भी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है बेंगलोर में, जो कि आने वाले समय में 2 हॉस्पिटल्स वहाँ से ऑपरेट और होंगी। तो कंपनी का वेस्ट क्लस्टर है, वो भी 45% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है और 70% ईयर एंड ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो कंपनी का भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। और कंपनी अपने अहमदाबाद में ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करने का प्रयास कर रही है, ताकि वहाँ से और भी ज़्यादा रेवेन्यू आ सके। तो कंपनी का ईस्ट क्लस्टर जो है कि 11% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, 12% ईयर एंड ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। कंपनी अपने रांची और कोलकाता से ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट करती है ईस्ट क्लस्टर में। तो कंपनी के कुछ इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी हैं जो कि अफ्रीका में ऑपरेट किए जा रहे हैं, जो कि केन्या स्टेट में केन्या कंट्री में है। तो वहाँ से कंपनी को 2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। और ये भी यहाँ से भी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 42% का है। और कंपनी इसको अपने रेवेन्यू का 6 to 7% कंट्रीब्यूट करना चाहती है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये 2-3 सालों में अपने रेवेन्यू को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस से। कंपनी बेंगलोर में 2 नए हॉस्पिटल खोलना चाहती है। तो कंपनी का बेंगलोर में ग्राउंड फील्ड एक्सपेंशन करने का विचार है। तो कंपनी का कहना है कि कंपनी ग्राउंड से ही वो हॉस्पिटल बिल्ड करेगी और उसे वर्किंग कंडीशन में लाएगी। और कंपनी का बेंगलोर में MR लिनेक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि कैंसर पेशेंट को अच्छे से और ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो कंपनी का एक बार फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। तो कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू जो अगले ईयर के 3rd क्वार्टर से इसका कंपेयर किया गया है, तो कंपनी यहाँ पे 30% अपना रेवेन्यू ग्रोथ शो कर रही है और EBITDA 20% ग्रो कर रही है। और पेट यहाँ पे काफ़ी कम हुआ है। तो पेट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यहाँ पे कम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी कंप्रोमाइज़ हुए हैं। तो रेवेन्यू भी 30% इंक्रीज़ किया है, वॉल्यूम भी 8% इंक्रीज़ किया है। ARPP यानी एवरेज रेट पर पेशेंट जो होता है, एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट जो होता है वो 5% इंक्रीज़ किया गया है। तो यहाँ पे इनके फर्टिलिटी सेंटर को ऐड नहीं किया गया है। ये सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल से जितने रेवेन्यू आ रहे हैं, जितने वॉल्यूम आ रहे हैं, ये सिर्फ उनके बारे में बताया गया है। हाँ, कंपनी का ये 9 मंथ के बेसिस पे रेवेन्यू को शो किया गया है कि 9 मंथ बेसिस पे रेवेन्यू का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो 9 मंथ बेसिस पे रेवेन्यू 60% ग्रो की है और EBITDA भी 20%। पेट यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि ये भी वही कारण है कि यहाँ पे कंपनी का न्यू लेबर कोड जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से कंपनी का काफ़ी प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और दूसरा इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन की वजह से भी। तो यहाँ पे ROC कंपनी का स्टेगनेंट है, इसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। और कंपनी का रेवेन्यू भी 16% इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम भी 13% और एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट भी 3% से इंक्रीज़ किया गया। तो ये कंपनी का रेवेन्यू मिक्स है, ताकि किस डिपार्टमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी से 38%, रेडियल ऑन्कोलॉजी से 15% और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से 20% और ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी ऑन्को सर्विस से 17% और नॉन ऑन्कोलॉजी से 10%। नॉन ऑन्कोलॉजी से 10% इसलिए क्योंकि कंपनी के चार जो है वो मल्टी स्पेशलिटी है, जो कि ऑन्कोलॉजी के अलावा भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सर्व करती है।
जैसे अदर हॉस्पिटल सर्व करते। तो कंपनी का यहाँ रेवेन्यू जो आता है कैश और इंश्योरेंस से 55% आता है, गवर्नमेंट स्कीम से 33% आता है और इंटरनेशनल से 2% और बाकी सब 10% से आता है। कंपनी के रीजन वाइज रेवेन्यू देख सकते हैं कि साउथ क्लस्टर से जो रेवेन्यू आ रहे हैं, जैसे 39% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है और बेड शेयर जो है 40% है, यानी पूरे बेड का जो है 40% कंट्रीब्यूशन इनके साउथ क्लस्टर से आ रहा है। वॉल्यूम भी 1% इंक्रीज़ किया गया है और ये मतलब पिछले ईयर के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर किया गया है और इसमें 9 मंथ से कंपेयर किया गया, तो इसमें 1% का इंक्रीमेंट है और इसमें 16% का इंक्रीमेंट। इसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट जो है वो 70% इंक्रीज़ किया है, पर 9 मंथ में यहाँ कम हुआ है। पर हो सकता है कि इसका कोई और कारण रहा हो, एक बार हम देख लेंगे इसको फिर से। पर रेवेन्यू जो है ये भी 9% से इंक्रीज़ किया है और यहाँ से 50% इंक्रीज़ किया गया है। तो कंपनी का क्लस्टर जो रेवेन्यू है वो 9% रहा है, पर इसका कम होने का कारण ये है ना 9%, क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने हेल्थ केयर में कुछ स्कीम लॉन्च की थी, तो जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट पे और रेवेन्यू पे काफ़ी उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तो कंपनी का कहना है कि ये टेम्परेरी डिस्टर्बन है, ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। तो कंपनी का न्यू हॉस्पिटल जो है वो बेंगलोर में ऐड किया जा रहा है और उसमें भी वो 120 बेड ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंपनी का Q4 से इसमें कुछ रेवेन्यू दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कंपनी का ये वेस्ट पार्ट है, जिसमें कि अहमदाबाद है और मुंबई भी आते हैं। तो यहाँ पे ये 45% अपना रेवेन्यू यहाँ से कंट्रीब्यूट हो रहा है और 47% यहाँ बेड शेयर कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। और यहाँ पर भी वॉल्यूम 11% से ग्रो किया गया है और 9% से यहाँ पर भी ग्रो किया है। ये 9 मंथ से यहाँ से इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और यहाँ से और ये क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे जो अगले साल के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर किया गया है। और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट जो है यहाँ पे 5% इंक्रीज किया गया है क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर, या 9 मंथ के बेसिस पे यहाँ 6% का ग्रोथ यहाँ दिख रहा है और रेवेन्यू भी 17% का दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 15% के बेसिस पे 9 मंथ के बेसिस पे दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का यहाँ ईस्ट पार्ट में जो है रेवेन्यू जो आती है वो रांची और कोलकाता से आती है मेजर। यहाँ पे इनका रेवेन्यू जो है 11% है। ये कंपनी का ईस्टर्न पार्ट है, रेवेन्यू यहाँ से 11% कंट्रीब्यूट होता है और बेड शेयर या 30% और वॉल्यूम जो है वो 60% से ग्रो किया और 11% से, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ये 9 मंथ के बेसिस पे। और कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट जो है वो 3% से डिक्रीज़ किया है और यहाँ पे 1% से इंक्रीज़ किया। यहाँ पे 3% डिक्रीज इसलिए किया क्योंकि कंपनी का कहना है कि यहाँ पे उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट स्कीम जो है वहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है और इनका रेवेन्यू 12% से इंक्रीज किया है और 9 मंथ बेसिस पे 12% पे इंक्रीज किया है। और कंपनी का इंटरनेशनल और मिलेनियन जो है ये फर्टिलिटी सेंटर ऑपरेट करती हैं मिलेनियन ब्रांड के नाम से, और इंटरनेशनल से यहाँ से रेवेन्यू इनको 5% आता है। तो ये भी 42% से ग्रो कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में और 9 मंथ बेसिस पे ये 86% से ग्रो किए हैं। और मिलेनियन जो कि इनका फर्टिलिटी सेंटर है वो 11% से ग्रो किया है और 9 मंथ के बेसिस पे वो 2.5% का ग्रो किया है। और ये कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर है
जो कि साउथ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि कंपनी अपनी 2 हॉस्पिटल्स और ऐड करने का विचार कर रही है साउथ क्लस्टर में। तो वहाँ पे वो कैपेक्स हो रहा है और बाकी सारे अदर पार्ट में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें और बेड ऐड किए जा रहे हैं। और हाँ, जैसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ बेंगलोर है, तो नॉर्थ बेंगलोर में टोटल प्लान कैपेक्स जो है वो 1290 करोड़ के आसपास किया जा रहा है। और वाइट फील्ड जो कि बेंगलोर का ही एक अदर हिस्सा है, वहाँ पे जैसे एक्सटेंशन ऑफ बेंगलोर जो है वहाँ पे 2,290 करोड़ रुपए वहाँ पे कैपेक्स किए जा रहे हैं। और ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आप इसमें देख सकते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू भी अपना 30% से ग्रो किया है और इब्टा भी 20% से, और इब्टा मार्जिन भी 24% से ग्रो किया है। कंपनी अपने ऑन्कोलॉजी में लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करती है और कंपनी अपने रेवेन्यू को हर साल ग्रो कर रही है 50% कैगर से, और क्या कहते हैं, और इनका इब्टा भी 18% कैगर से ग्रो कर रहा है। कंपनी ने अपने 2026 में MR लिनेक टेक्नोलॉजी ऐड किया, जो कि रेडियोथेरेपी में यूज होता है, जो कि जिससे कि पेशेंट के कैंसर ट्रीटमेंट में और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिखे। आज के लिए बस इतना ही।